हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं दोस्तों, आपको एक लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो फ्राइडे को ये स्टॉक 3.75 पे ओपन हुआ एंड 3.80 का हाई और 3.55 का लो बनाया। लोअर सर्किट जबकि 3.40 का लगा था और 3.65 का के ऊपर बंद हुआ 2.67% की गिरावट के साथ। एनएससी के ऊपर वॉल्यूम ज़रा देखिए, 2,85,42,741 यानी 28.5 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग करी गई। जबकि बीएससी के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम कुछ कम नहीं है, 11.2 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग यानी 1,12,76,729 1009 करोड़ रुपए इस कंपनी की मार्केट कैप है। बीएससी पे और एनएससी पे देखेंगे तो यहाँ पे भी उसी के आसपास है। दोस्तों, इसका 52 वीक लो है 1.50 का और हाई है 5.05 का। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है, अनिल धीरूभाई अंबानी के हाथ से कंपनी ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, क्योंकि इस कंपनी की जो बागडोर है वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में दे दी गई है, डिलॉयटी को। और दोस्तों, आगे क्या होगा इसके तो समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी का निशाना जरूर रहता है इस कंपनी की तरफ। लेकिन ये निशाना तब तक साधे रहेंगे जब तक कि कुछ फाइनल अपडेट नहीं आ जाती है सरकार की तरफ से, बैंकों की तरफ से बेसिकली, राइट। क्योंकि देखिए, मुकेश अंबानी का निशाना इस कंपनी पे ज़रूर है, लेकिन वो तीर अभी नहीं चला सकते, क्योंकि तीर चला देंगे तो रिलायंस कम्युनिकेशन लेंडर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स दोनों आपस में, दोनों को तीर नहीं लग पाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और लेंडर्स आपस में बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड है। क्योंकि ऑपरेशनल क्रेडिटर बोलता है कि हमें पहले चाहिए रिकवरी का ड्यू, और लेंडर बोलता है कि हमें चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे इन्हीं दोनों की खींचातानी के बीच में, टग ऑफ वॉर के बीच में जो है ये कंपनी का मामला लटका पड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन को छोड़िए, अगर हम टेक्सटाइल फील्ड की बात करें तो रिलायंस जो ब्रांड है, टेक्सटाइल फील्ड से ही इसका जन्म हुआ। और टेक्सटाइल में देखें तो आलोक इंडस्ट्री को इसने एक्वायर किया एक जेएम फाइनेंशियल के साथ मिल करके, और दूसरी अब एक कंपनी सामने निकल के आ रही है सिंटेक्स को एक्वायर करने की, जो भी ये भी टेक्सटाइल फील्ड से जुड़ी हुई है। तो सिंटेक्स को अब एक्वायर करने के लिए वही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक पार्टनर के साथ मिल करके बिडिंग कर रही है, और मोस्ट प्रोबेबली है कि वो उसको भी एक्वायर कर ले। तो यहाँ पे इन्हीं पॉइंट्स ऑफ व्यू को अगर हम देखते हुए बोलें तो अगर सिंटेक्स और आलोक को एक्वायर करा जा सकता है तो आर कॉम को क्यों नहीं। आर कॉम तो घर की कंपनी है भैया, आर कॉम तो घर की है, सिंटेक्स और आलोक घर की थोड़ी नहीं, बताइए। तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को अब आप पूछेंगे कि आलोक को उसने एक्वायर किया, सिंटेक्स को एक्वायर किया क्योंकि उसको टेक्सटाइल की ज़रूरत थी, टेक्सटाइल की कंपनी है। तो क्या रिलायंस कम्युनिकेशन को एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है? क्या रिलायंस जियो डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है? क्या ये टेलीकॉम कंपनी नहीं चलती है रिलायंस की? जी हाँ, बिल्कुल चलती है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड भी कहीं ना कहीं रिलायंस जियो के रास्ते में बूस्टर की तरह काम करेगा, और करा है इसने ऑलरेडी भैया, काम किया है। रिलायंस जियो को रिलायंस कम्युनिकेशन ने लाइफ लाइन दी है, उसको पैदा किया है, क्योंकि आर कॉम के स्पेक्ट्रम्स को यूज़ करके रिलायंस जियो आज इतना बड़ा पहाड़ बन चुका है मार्केट के अंदर, ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को अब भाई ना होता, कोई दूसरा होता भाई की जगह पे, तो शायद रिलायंस जियो जिस तरीके से बेनिफिट ले पाया नहीं ले पाता। लेकिन भाई है, अंदर क्या चल रहा है ये बात दोनों बड़े छुपे रुस्तम हैं, एक दूसरे से छुपाते हैं, एक दूसरे की बातें किसी को बताते नहीं हैं।
तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड दोस्तों हर हाल में इन्हीं दोनों के बीच में फंसी हुई है और ना तो कोई अथॉरिटीज़ इसके ऊपर कदम उठा पा रही हैं। लगता है ऐसा कि सब के सब बिकेज पड़े हुए हैं और सब के सब टाइम काट रहे हैं और इसका एंड पॉइंट क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को मुझे लगता है कि मुकेश अंबानी जो है NCLT के स्लॉटर जैसे स्लॉटर हाउस के अंदर इस कंपनी को जाने नहीं देगा, क्योंकि उसके इज्जत का सवाल है, उसकी रेपुटेशन का सवाल है। उसके फादर ने जो मेहनत करके बनाई जिस कंपनी को, उसको NCLT के अंदर भेज देना अंबानी परिवार के लिए नाक में नाक कटवाने के बराबर है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बात करना चाहता हूँ, मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जो कि पूरी तरीके से गलत भी साबित हो सकता है। मैं इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे NCLT किसी के लिए, देखिए NCLT को न्यूट्रल होकर के काम करने के लिए कहा गया है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन NCLT जो है, क्या ये इसके ऊपर किस तरीके से फैसला लेगा इसके ऊपर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि NCLT अभी तक डिसीज़न ही नहीं ले पा रहा। कोई फैसला लेगा तभी तो हम उसके बात कर पाएंगे। तो अब ये क्या आगे चल रहा है दोस्तों कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक कोई अपडेट ही नहीं आएगी, ना दिल्ली हाई कोर्ट से कोई अपडेट है, ना NCLT से है, ना फिर ना सुप्रीम कोर्ट से कोई अपडेट है, ना NCLAT से कोई अपडेट है। सब कुछ अभी ठप पड़ा हुआ है। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि देखिए आर कम्युनिकेशन लिमिटेड मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी अगर इस तरीके की कोई खबर आ जाती है तो इसको इतना फ्यूल मिल जाएगा कि ये 10 के लेवल तक आराम से कूद के चला जाएगा। बस थोड़े से गर्म खबर की ज़रूरत है, जो जियो के तरफ से पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि देखिए जियो IPO भी लॉन्च करेगा आने वाले टाइम में। ये बात बहुत पहले उड़ी थी और मैंने आपको बताने की भी कोशिश करी थी। तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को मेरी बातें कुछ लोगों को और लगेंगी और कुछ लोगों को सही भी लगेंगी, लेकिन जिनको और लगेंगे उनकी गलती नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो खैर चलिए, अब अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आगे कोई अपडेट आएगी हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और बातचीत करते रहेंगे आर कॉम के ऊपर। आप परेशान नहीं होइए।